Students, this is the second part of our chapter first from the beginning of the time. अब there was lot of issues about the origin of human beings. देखिए काफ़ी सारे मुद्दे थे, काफ़ी डिबेट होता था कि जो ह्यूमन है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है इस बात को लेकर के मेनली टू डिफरेंट व्यूज हैव बीन एक्सपाउंडेड और इससे संबंधित दो मुद्दे हमारे सामने, दो विचार हमारे सामने आए हैं. लेट अस स्टार्ट. इनको हम प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं, इनके सिद्धांत भी बोल सकते हैं और मॉडल्स भी बोल सकते हैं. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट इज रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल. इसके मतलब क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल भी इसको कहा जाता है, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल विद मल्टीपल रीजन्स ऑफ ओरिजिन. देखिए इस मॉडल के अनुसार क्या है कि जो आधुनिक मानव है उसकी उत्पत्ति किसी एक क्षेत्र में न होकर के अलग अलग क्षेत्रों में हुई है और बिकॉज ऑफ दिस दे हैव मैनी डिसिमिलैरिटीज. और इसी के कारण मतलब अलग अलग जगह पर उत्पत्ति होने के कारण उनकी जो सिमिलैरिटी है उनमें समानता नहीं है, उनमें डिफरेंसेस हैं, उनमें अंतर हैं. और सेकंड जो मॉडल है हमारा दैट इज रिप्लेसमेंट मॉडल. रिप्लेसमेंट मॉडल का मीन्स है कि विस्थापन मॉडल भी इसको कहा जाता है. इट मीन्स enormous similarities amongst the modern human is due to their descents from a population that originated in a single region which is Africa. देखिए ये जो दूसरा मॉडल है हमारा द रिप्लेसमेंट मॉडल मीन्स विस्थापन मॉडल, इसके अनुसार ये माना जाता है कि जो मानव है उसकी उत्पत्ति किसी अलग अलग स्थान पर न होकर के एक ही स्थान पर हुई है और ये जो स्थान है अफ्रीका का है. और एक ही स्थान पर उत्पत्ति होने के कारण इन सब की जो विशेषताएं हैं वो एक दूसरे से मिलती हैं. उसके बाद हमारे पास आता है अर्ली ह्यूमंस वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड. आरंभिक मानव और उसके भोजन प्राप्त करने के तरीके, कौन कौन से तरीकों से मानव जो था वो भोजन को प्राप्त करता था. फर्स्ट ऑफ ऑल गैदरिंग. गैदरिंग मीन्स संग्रहण करना, इकट्ठा करके रखना. मीन्स उसको जो भी फॉरेस्ट में जा करके जो भी फ्रूट्स मिलते थे, जो भी सीड्स मिलते थे उनको कलेक्ट करके उनको इकट्ठा करके ही रखते थे. हंटिंग. हंटिंग का मीन्स होता है शिकार करना, शिकार करके ये लोग अपना भोजन बनाते थे. और स्क्वेनेंजिंग का मीन्स होता है कि यहाँ पे एक एनिमल दूसरे एनिमल को मार देता है और जितना उसको जरूरत होती है उसको खाने के बाद जो छोड़ा हुआ माल होता है वो दूसरे मानव के द्वारा उसको यूज किया जाता है. एंड फिशिंग. और मछली पकड़ करके मछली के द्वारा ये लोग अपना भोजन ऑब्टेन करते थे, अपना भोजन प्राप्त करते थे. देयर वर एविडेंस ऑफ प्लैंड हंटिंग फ्रॉम सम यूरोपियन साइट्स अबाउट 35,000 ईयर एगो. देखिए और 35,000 ईयर एगो 35,000 वर्ष पहले हमें ऐसे एविडेंस मिले हैं, ऐसे प्रूफ मिले हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि अब ह्यूमन जो था उसने योजनाबद्ध तरीके से हंटिंग करना या शिकार करना शुरू कर दिया था. इसके अलावा कुछ ऐसे साइट्स थे जिनसे हमें ये भी पता चला है कि अब उन्होंने अपना सीजन के अकॉर्डिंग ये लोग हंटिंग करते थे और अपने जो सेटलमेंट थी, अपनी जो बस्तियां थी वो रिवर्स के नियर बनाते थे. नदियों के आसपास अपनी बस्तियां ये लोग स्थापित करते थे क्योंकि उनको पता होता था कि जो रिवर के रिसोर्सेज हैं, जो जल के संसाधन हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे जो एनिमल्स हैं, हर्ड्स ऑफ एनिमल्स आते हैं, झुंड के झुंड वहाँ पर एनिमल्स के आते हैं और फिर वहाँ पे वो इकट्ठा होकर के उनका शिकार करते थे और काफ़ी बड़ी संख्या में अपने लिए भोजन एकत्रित कर लेते. फ्रॉम ट्रीज टू केव्स एंड ओपन एयर साइट्स. अब ह्यूमन जो था उसने पहले तो वो ट्रीज पे रहते थे, पेड़ों पर रहते थे. अब उसने केव्स में, गुफाओं में और ओपन एयर साइट्स में, खुली हवाओं में रहना शुरू कर दिया था. बिटवीन 4 lakhs and 1,25,000 years ago, caves and open air sites began to be used. देखिए 4 लाख से लेकर के 125 लाख वर्ष पहले ये जो मानव था ऐसे इसने गुफाओं में और ओपन एयर साइट्स में, खुली हवा में रहना शुरू कर दिया था. दीज साइट्स कम्स फ्रॉम यूरोप. और इस प्रकार के जो साइट्स मिले हैं, इस प्रकार की जो जगह मिली है वो यूरोप में मिली है मेनली. इन द लेजार्ट केव इन फ्रांस अ शेल्टर वॉज बिल्ट अगेंस्ट द केव वॉल. देखिए एक जगह है, लेजार्ट केव है फ्रांस में, वहाँ पे एक शेल्टर मिली है, एक शेल्टर मिली है और उस शेल्टर के साथ साथ एक केव बनी हुई है. ठीक है, एक केव के साथ साथ एक शेल्टर बनी हुई है. इनसाइड दीज देयर वर 2 हट्स एंड एविडेंस ऑफ डिफरेंट फूड सोर्सेज. देखिए अब ये जो केव वहाँ पे मिली है फ्रांस में, जो गुफा वहाँ पे मिली है उसमें
2 चूल्हे मिले हैं जिनके ऊपर खाना भी बनाया जाता है, और इसके अलावा अलग अलग फूड सोर्सेज मिले हैं, जैसे वहाँ पे फिशेस भी मिली हैं, सीड्स भी मिले हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। और अनदर साइड्स टेरा अमाटा फिल्मी शेटलर विद द रूफ्स ऑफ वुड एंड ग्रास वर बिल्ट फॉर शॉर्ट टर्म। और दूसरी एक जगह और मिली है जो कि टेरा अमाटा है, ये भी फ्रांस में ही है। यहाँ पे भी एक शेल्टर मिली है जो कि लकड़ी के द्वारा और घास से इसको बनाया गया है, और ये शॉर्ट टाइम के लिए बनाई जाती थी और सीजनल यूज़ के लिए, इसको मौसमी उपयोग के लिए इसका निर्माण किया जाता था। अब जो हर्ट्स मिले हैं, हर्ट्स का मीन्स होता है चूल्हे जो मिले हैं, दे आर इंडिकेशन ऑफ कंट्रोल यूज ऑफ फायर। इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय में जो आग का उपयोग किया जाता था उसको नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। अब आप हमारे पास क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट वर द यूज ऑफ फायर, क्या यूज था आग का, क्या उपयोग किया जाता था। फर्स्ट, फायर प्रोवाइडेड वार्मथ एंड लाइट इनसाइड द केव। देखिए, एक तो आग का उपयोग उष्णता पैदा करने के लिए, गर्मी पैदा करने के लिए किया जाता था, और दूसरा जो केव होती थी, गुफा होती थी, उसके अंदर प्रकाश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। यूज फॉर कुकिंग फूड, उसके अलावा फूड को, भोजन को पकाने के लिए उसका उपयोग किया जाता था। फायर कुड बी यूज टू स्केयर डेंजरस एनिमल्स, और फायर का इस्तेमाल जो खतरनाक जीव जंतु होते थे, पशु होते थे, उनको डराने के लिए किया जाता था। उसके अलावा फायर जो है उसका यूज़ जो टूल्स होते हैं उसको शार्प करने के लिए, तीखा बनाने के लिए, और लकड़ी को हार्डन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। अर्ली ह्यूमन मेकिंग टूल्स, आरंभिक मानव और औजारों का निर्माण। द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द मेकिंग ऑफ टूल्स कम फ्रॉम साइट इन एथोपिया एंड केन्या। देखिए, सबसे पहले औजार बनाने के जो एविडेंस मिले हैं, जो प्रमाण मिले हैं, वो इथोपिया से और केन्या से मिले हैं। द अर्लीस्ट टूल मेकर्स वर ऑस्ट्रोलोपिथिक्स। अब सबसे पहले जो औजार का निर्माण किया गया था वो ऑस्ट्रोलोपिथिक्स के द्वारा किया गया था, और उस समय में ये डाउट था कि सिर्फ मैन ही टूल्स मेकर थे या वीमेन भी टूल्स मेकर थी। तो कुछ एविडेंस ऐसे मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वीमेन ऑल्सो मेड यूज टूल्स फॉर देयर चिल्ड्रन सस्टेन। और तो कुछ प्रमाण ऐसे मिले हैं जिनसे ये भी पता चलता है कि महिलाएं जो थी वो भी टूल्स का, औजारों का निर्माण करती थी, और इससे वो शिकार करती थी और अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी। अबाउट 35,000 ईयर्स एगो इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक्स फॉर किलिंग एनिमल्स। और देखिए, अब एनिमल्स को मारने की जो तकनीकी थी उसमें भी सुधार किया गया था, और ये सुधार 35,000 वर्ष पूर्व किया गया था। न्यू काइंड ऑफ टूल्स वर मेड, और नए नए प्रकार के औजार बनाए गए, हथियार बनाए गए इनके द्वारा, ताकि ये एनिमल्स का शिकार आसानी से कर सकें। एज स्पीयर थ्रोवर्स एंड द बो एंड एरोज, तीर कमान, ठीक है, ये बनाए गए ताकि दूर से थ्रो करके, फेंक करके एनिमल्स का शिकार किया जा सके। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ शिवन क्लॉथिंग कम्स फ्रॉम 21,000 ईयर एगो। देखिए, अब जो ह्यूमन था उसने क्या किया, जैसे फर वाले एनिमल्स होते हैं उनको उनको हंट किया जाता था, उनका शिकार किया जाता था, और इसके अलावा सिले हुए कपड़े का जो प्रमाण है वो शुरू हुआ, सिले हुए कपड़े की सिलाई शुरू हो गई, और ये जो टाइमिंग था ये 21,000 वर्ष पूर्व पहले सिले हुए कपड़े का प्रचलन आ गया था। नाउ मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड आर्ट्स। अब देखिए, मोड ऑफ कम्युनिकेशन का मीन्स क्या है कि किस प्रकार से ये लोग आपस में संप्रेषण करते थे, आपस में कैसे एक दूसरे की लैंग्वेजेस को समझते थे। देयर आर सेवरल व्यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। देखिए, भाषा के विकास के पीछे काफ़ी सारे व्यूज हैं, काफ़ी सारे विचार हैं। अब स्टार्टिंग में होमिनिड्स लैंग्वेज इन्वॉल्व जेस्चर एंड हैंड मूवमेंट। देखिए, आरंभिक जो होमिनिड्स थे वो भाषा के लिए या तो अपने जेस्चर्स का, हाव भाव का, या हाथों के मूवमेंट का इस्तेमाल करते थे। मीन्स कोई भी वर्बल लैंग्वेज उनके पास नहीं थी, कुछ भी वो बोल नहीं सकते थे, अपने जेस्चर्स के द्वारा बताते थे। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हम्पिंग एंड सिंगिंग, और इसके अलावा वो लोग सिंगिंग के द्वारा, गाने के द्वारा अपने भावों को प्रेजेंट करते थे, अपने बारे में बताते थे, अपनी भाषा के बारे में बताते थे। इस प्रकार लैंग्वेज डेवलप्ड
2 मिलियन ईयर्स अगो, और इस प्रकार से भाषा का विकास जो है 2 लाख वर्ष पहले हुआ था। और देखिए जैसे जैसे भाषा का डेवलपमेंट हुआ उसी के साथ आर्ट का भी डेवलपमेंट हुआ था। देखिए काफ़ी सारी केव्स मिली हैं जो कि लेक्स बॉक्स में मिली हैं, और इन केव्स में जो ये गुफाएं मिली हैं उनमें कुछ पेंटिंग्स की गई हैं, और ये जो पेंटिंग्स की गई हैं मेनली एनिमल से रिलेटेड हैं। और कुछ लोगों का मानना ये है कि ये जो केव्स बनाई जाती थी किसी भी रिचुअल के लिए, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए इनका निर्माण नहीं किया जाता था। और कुछ लोगों का मानना था कि ये जो केव्स बनाई जाती थी वहाँ पे जो पीपल हैं, जो हॉर्ड्स हैं, लोगों के जो ग्रुप हैं वो बैठते थे और आपस में डिस्कस करते थे कि किस प्रकार से वो आगे हंटिंग उनको करनी है और कैसे कैसे करके उनको प्लानिंग करनी है कोई भी शिकार आगे करने की। और इसके अलावा जो ये पेंटिंग्स केव्स पे की जाती थी, गुफाओं में जो पेंटिंग की जाती थी, ये अपनी कमिंग जनरेशन के लिए उसको करते थे ताकि आगे जो आने वाले जनरेशन है उनको भी इनकी टेक्निक्स के बारे में जानकारी मिल सके। अर्ली एनकाउंटर्स विद हंटर गैदरर्स इन अफ्रीका, अफ्रीका में आरंभिक शिकारी और संग्राहकों का संपर्क होना। एन अफ्रीकन पेस्टल ग्रुप, एक अफ्रीका का पशु चारक ग्रुप, अबाउट इट्स इनिशियल कॉन्टैक्ट इन 1870 with the Kongsen, a hunter-gatherer society living in the Kalahari Desert। देखिए इसमें एक बात कहानी बताई गई है आपको कि 1870 में कुंग सेन नाम का एक पेस्टरल ग्रुप जो है वहाँ पे एक हंटर गैदर सोसाइटी रहती है कालाहारी डेजर्ट में, उनके साथ जाकर के मिलता है। When he reached there, जब वो वहाँ पे पहुँचता है, he saw all the people hide behind the bushes, कि सारे के सारे लोग जो हैं वो उनको देख करके डर जाते हैं, because they are stranger for them, क्योंकि वो उनके लिए अजनबी थे। तो इस बात को देखकर जो ये पेस्टरल ग्रुप है, अफ्रीका का पेस्टरल ग्रुप है, उसको ये दे वर वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ये आसानी से उन लोगों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और इसी प्रकार का एक और हंटर गैदरर्स का ग्रुप था यहाँ पे हादसा। हादसा एक ऐसा ग्रुप है, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ हंटर्स एंड गैदर, एक छोटा सा ग्रुप था शिकारियों का और संग्राहकों का। ये जो थे लेक इलायसी नामक रिवर के पास ये लोग रहते थे, और दे ईट ऑल एनिमल्स, सभी प्रकार के जो भी जानवर इनको मिलते थे उनको खा लेते थे ये लोग, एक्सेप्ट एलिफेंट, सिर्फ एलिफेंट को छोड़ करके सभी जितने भी एनिमल इनको मिलते थे उनको ये लोग खा जाते थे। नाउ हंटर गैदर सोसाइटीज फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट, प्राचीन से लेकर के वर्तमान तक की जो शिकारी संग्राहक समाज है उनके बारे में देखिए। जितने भी टू इंटरप्ट द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ पास्ट, देखिए कुछ लोगों का, कुछ स्कॉलर्स का मानना ऐसा है कि पुराने जितने भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमारे पास हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि उन लोगों की लाइफ और इन लोगों की लाइफ जो थी वो एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट थी, वो एक दूसरे को बताने में कोई भी हेल्प नहीं करते हैं। एंथ्रोग्राफिक डाटा कैन नॉट बी यूज टू अंडरस्टैंड द पास्ट सोसाइटीज़, और इसके अलावा जो संजातीय ग्रुप के जो प्रलेख मिले हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि ये भी समाज के बारे में हमें किसी भी प्रकार की जानकारी, उनके उस समय के समाज के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि उस समय का जो समाज था और इस समय का जो समाज था दे वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इस समय का जो ये हंटर और गैदरर्स सोसाइटीज़ थी, शिकारी और संग्राहक समाज था, ये अब काफ़ी सारी अदर एक्टिविटीज़ में भी लगे हुए थे, दूसरे प्रकार की क्रियाएं भी ये लोग करते थे। इस कारण से उस समय के समाज में और इस समय के समाज में बहुत ज़्यादा अंतर था। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। थैंक यू।